Hey everyone, this is the third part of our chapter number 2, which is contemporary centers of power. पार्ट वन में हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है? पार्ट वन में हमने यू कर लिया था, यू यानी आपका यूरोपियन यूनियन, ये हमारा पार्ट वन में हो चुका है. पार्ट टू में हमारा एशियन हो गया था कंप्लीट पार्ट टू में. और यहाँ पे हम लोग करेंगे चाइना से रिलेटेड आपकी जितनी भी सब हेडिंग्स हैं चैप्टर में. सो राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी, राइज ऑफ चाइनीज़ इकोनॉमी एंड इंडिया चाइना के रिलेशंस, इंडिया एंड चाइना के रिलेशंस, ये हमारा आएगा पार्ट 3 में, यानी इस वाली वीडियो में. अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखे तो जाके उनको देख लेना, और अगर आपने वो देख रखे हैं तो लेट्स कंटिन्यू आवर लेक्चर. उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, फिर हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. तो ये हमारी लास्ट वीडियो है चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड, पार्ट नंबर 3, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर चाइना. लेट्स बिगिन. अभी इस टॉपिक में भी हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना होगा. हमारी स्टोरी स्टार्ट कहाँ से होती है. तो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन होता है चाइना में कब से कब तक, 1927 से 1949 तक. मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जानना, बट आपको थोड़ा सा रेफरेंसेस का पता होना चाहिए. तो यहाँ पे चाइना में इस टाइम में बहुत कुछ हो रहा था, चाइना में चेंजेस आ रहे थे बहुत कुछ. दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन वाला टाइम, अंडर हुज लीडरशिप, अंडर माओ जेडोंग. ठीक है, तो ये एक बहुत ही कल्ट पर्सनैलिटी है, कल्ट लीडर की तरह कह सकते हो आप इनको. ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ इन चाइनीज़ हिस्ट्री. इनके अंडर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ है, इनके अंडर हमारी ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी है चाइना की, वो भी फाउंड हुई. तो इन्होंने बहुत कुछ करा बेसिकली, और ये बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है. जब भी आप ये कम्युनिज्म वाला कम्युनिज्म इन चाइना या सोशलिज्म इन चाइना पढ़ोगे, ठीक है, तो इस मतलब इतना इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा हमें इसकी डिटेल में नहीं घुसना. हमें बस एक ये हिस्टोरिकल टेम्पलेट जानना है कि कहाँ से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है. तो फिर नेक्स्ट क्या है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये जो पार्टी है हमारी चाइना वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, आपकी ये 1949 में बन जाती है. फिर इकोनॉमी वाला टॉपिक हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. इकोनॉमिकली बैकवर्ड चाइना ऑफ दैट टाइम रिलाइड ऑन द सोवियत मॉडल एंड सेवर्ड इट्स लिंक विद द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड. अब सोवियत मॉडल पे क्यों रिलाई करा? क्योंकि 1917 में क्या बन चुका था हमारा, वहाँ पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ चुका था ना, रशिया में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन. तो हमारा यूएसएसआर बन चुका था. ठीक है, सोवियत यूनियन आपका, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, उसकी नहीं देखी वीडियो तो देख लेना. तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था, ये पहले से बन चुका था. तो ऑब्वियसली ये पहले से बना हुआ है. तो अगर कोई सेम पाथ पे जाने की कोशिश कर रहा है, सोशलिज्म या कम्युनिज्म के आप मॉडल को आप लाना चाह रहे हो, तो अगर किसी ने पहले से करा हुआ है तो उससे थोड़ी सी इंस्पिरेशन लोगे आप. तो ऑब्वियसली इन्होंने सोवियत मॉडल से थोड़ा सा इस पर रिलाई करा. और जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड जो आपका था, उससे सारे टाइज जो थे चाइना ने काट दिए. ठीक है, जितने भी लिंक्स थे, ऑलरेडी इनकी बैड हिस्ट्री थी कॉलोनियलिज्म वगैरह की वजह से, तो वो सब तो था ही. ऊपर से फिर इन्होंने अपना मॉडल ऑफ गवर्नेंस भी दूसरा ही चूज़ कर लिया, कैपिटलिस्ट के जो अगेंस्ट है बेसिकली, कम्युनिज्म या सोशलिज्म वाला मॉडल, वो चूज़ करा. तो इन्होंने एक साइड अपनी चूज़ कर ली, और जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था उससे अपने सारे जो इनके टाइज थे, इनके लिंक्स थे, वो सारे काट दिए. ठीक है, कि अब हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है. और फिर इसी की वजह से, विच इज़ वाई इट हैड लिटिल चॉइस बट टू फॉल बैक ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज. अब खुद के रिसोर्सेज पे फॉल बैक करेंगे, क्योंकि जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था उससे तो आपने जितने भी आपके टाइज थे वो आपने उड़ा दिए. अब आपके पास बचा क्या? आपके पास अपनी रिसोर्सेज बचे, तो और क्या करोगे आप? खुद के उस पर रिलाई करोगे ना, अगर आपको अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ानी है. तो इसकी वजह से क्या हुआ, न्यू चाइनीज़ मॉडल राइज होता है हमारा, विच वॉज स्टेट ओन्ड हैवी इंडस्ट्रीज सेक्टर. ठीक है, आपकी आपका स्टेट ओन करता था, यानी उसमें आपका जो हैवी इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्टर था, जो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर था, उसको पूरा उस पर स्टेट कंट्रोल था. ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेड्स होता है सोशलिज्म का. कम्युनिज्म भी कह सकते हो आप. ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ होती है बाय द वे, बट ट्रूली कम्युनिज्म तो कहीं भी नहीं आया, बट बोल तो देते हैं ना सब लोग कि कम्युनिस्ट हैं. बट हाँ, ये सोशलिज्म का वन ऑफ द मेन ट्रेड्स होता है. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर था जो आपका, वो स्टेट ओन था, हैवी इंडस्ट्रीज़ वाला सेक्टर. और ये एक न्यू मॉडल की तरह अराइज होकर आता है कि अभी जो हमने पहले देखा कि सोवियत मॉडल पर रिलाई कर रहे थे, उससे भी हटके ये कोई अपना ही एक न्यू आइडेंटिटी बना रहा था, चाइनीज़ मॉडल. न्यू चाइनीज़ मॉडल बेस्ड ऑन स्टेट ओन्ड heavy industry sector from capital accumulated from agriculture. अब लाइक इंडिया, लाइक मैनी अदर कंट्रीज, उस टाइम पे ढेर सारी जो कॉलोनियलिज्म या जितनी भी उस टाइम की हिस्ट्री थी, उसके बेसिस पे जो अभी फ्री हुई थी, एक तरह से जो न्यूली फ्री हुई थी, ठीक है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी. तो चाइना भी वैसा ही था, चाइना भी एग्री पे डिपेंडेंट था. इंडिया तो चलो आज तक है, ढेर सारी इकोनॉमीज ऐसे, ढेर सारी कंट्रीज एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी. अब वही था ना इनका मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस और वो सब, तो एग्रीकल्चर ही था. उसके बेसिस पे जो कैपिटल एक्यूमुलेट हुई थी, जो इनके पास कैपिटल आई थी, इन्होंने उसको यूज़ करके अपनी हैवी इंडस्ट्रीज़ वाली सेक्टर को चलाने की सोची. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज इनके पास इनसफिशिएंट था. फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, आप जब इंटरनेशनल ट्रेड करते हो या कुछ भी, आप जब दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक अरीना में जब आप इंटरैक्ट करते हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक अरीना,
ठीक है, यानी ग्लोबली जब आप इंटरैक्ट करते हो, बाकी के दुनिया से इंटरैक्ट करते हो, तो उसमें आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, एफआर बोलते हैं इसको। तो फॉरेन एक्सचेंज आपका बेसिकली इंटरनेशनली आप कैसे मनी को यूज़ करते हो, तो सिंपल भाषा में तो फॉरेन एक्सचेंज इनके पास इनफ था नहीं टू बाय टेक्नोलॉजी एंड गुड्स ऑन वर्ल्ड मार्केट। अब ग्लोबली ये टेक्नोलॉजी या कुछ भी सामान खरीदे कैसे, अगर इनको अपना इंडस्ट्रीज जो इनकी ये जो चलानी है, इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी। वो ये कर नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में जो भी खरीदना था इनको, पहले तो इन्होंने एक तो टाइज जो थे वो सेवर कर दिए। ठीक है, दूसरा इनके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट थे नहीं, पैसा सफिशिएंट था नहीं, तो फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, तो करते क्या ये, सो इट डिसाइडेड टू सब्सटीट्यूट इंपोर्ट्स बाय डोमेस्टिक गुड्स। अब जो इंपोर्ट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं जब आप एक एज अ कंट्री, ठीक है, दूसरी कंट्री से अपना कुछ आप उससे गुड्स लेके आते हो। ठीक है, कि आप हमें ये ट्रेड कर दो, आप हमारी कंट्री में ये दे दो। जब आप मंगवाते हो दूसरी कंट्री से, खरीदते हो सामान, उसको बोलते हैं इंपोर्ट्स। ठीक है, उसको इंपोर्ट्स बोलते हैं। जब आप अपना माल किसी और कंट्री को बेचते हो, अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री को बेच रही है अपना सामान, वो क्या होगा, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो अगर ए बी को बेच रहा है सामान, तो वो ए अपना माल एक्सपोर्ट कर रहा है बी को। ठीक है, और बी क्या कर रहा है, बी ए से मांग रहा है ना, बी ए से मांग रहा है, तो बी के लिए वो क्या हुआ, सेम माल वो हुआ इम्पोर्ट्स। तो वो सेम चीज़ इंपोर्ट्स हुई बी के लिए, और ए अगर ए उसको दे रहा है तो वो एक्सपोर्ट्स हुआ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट चीज़ें थी, ठीक है, कि दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट थे ये लोग कि हाँ ये सामान या कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी गुड्स की बाहर कंट्रीज़ बेटर बनाती होंगी, या वेराइटी ऑफ रीजन, जिन भी रीजन्स की वजह से इनको चाहिए होता था, इन्होंने कहा यार ये हम ना डिपेंडेंसी ही पूरी हटा देंगे। ठीक है, इस डिपेंडेंसी को ही हम काट देंगे, ये हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें इन लोगों से, बाहर की कंट्रीज से उनसे माल मांगना ही नहीं है, हम अपना खुद बनाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने डोमेस्टिक गुड्स, डोमेस्टिक यानी खुद की कंट्री में बना हुआ, तो डोमेस्टिक गुड्स इन्होंने उससे सब्सटीट्यूट कर दिए कि इंपोर्ट्स की जगह हम अपना सामान बनाएंगे, उस पर हम अपना काम चला लेंगे। ठीक है, इसकी अच्छा अभी वो नेक्स्ट इसमें अभी हम जाएंगे। एक और हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वॉज अशोर्ड टू ऑल देयर बाय एडवांस इन चाइना इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब सोशलिज्म कम्युनिज्म में क्या होता है, एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली तो यही बोला जाता है ना कि ये क्या कैसे होते हैं मॉडल्स, ये कैपिटलिज्म से अलग होते हैं। ये कैपिटलिज्म में तो ये होता है ना कि आप जितनी जिसकी एबिलिटी है, जिसके टैलेंट्स है, जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उसके हिसाब से उसको उसकी पोजीशन सोसाइटी में मिलेगी। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म उसके बेसिकली अगेंस्ट होता है। ये लोग क्या कहते हैं, सो ये आइडियोलॉजी क्या कहती है कि आप चाहे जैसा भी आपका टैलेंट, स्किल्स, आपकी परफॉर्मेंस कैसे भी लेवल की हो, आपको एक मिनिमम वेज प्रोवाइड होगी। ठीक है, आपको एक मिनिमम वेज प्रोवाइड होगी, आपको एक मिनिमम सोशल वेलफेयर प्रोवाइड होगा। ठीक है, आपको एक मिनिमम केयर मिलेगी, मिनिमम केयर थ्रू स्टेट, ये सब आपको प्रोवाइड हुआ जाएगा स्टेट के द्वारा। कि स्टेट आपको इतना तो बेसिक डिग्निटीज़ ऑफ लाइफ जो होती हैं, बेसिक डिग्निटीज़ ऑफ लाइफ, ये आपको प्रोवाइड होंगी कि यार वो तो देखी जाएगी तुम्हारी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी होती है, बट इतना तो तुम्हें होना ही चाहिए कि हाँ खाने पीने को तो तुम्हारे पास होना चाहिए, घर बार रहने को होना चाहिए। तो एम्प्लॉयमेंट सबको मिल रही थी और सोशल वेलफेयर सबका हो रहा था। ऑब्वियसली सोवियत मॉडल में भी, जैसे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये वहाँ पे मॉडल वहाँ भी चलता था, तो यहाँ पे भी अगर आप सेम पाथ को फॉलो कर रहे हो तो सोशल वेलफेयर तो आएगा ही आएगा। वॉज अश्योर्ड टू ऑल, सबको ये मिला। इससे क्या होता है, अब चाइना क्या था, चाइना भी लाइक अदर डेवलपिंग कंट्रीज़, ये भी डेवलपिंग कंट्री हुआ करता था। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री भी बोल सकते हो, अंडर डेवलप कंट्री यूडीसी बोलेंगे जिसको हम, तो अंडर डेवलप कंट्री भी बोल सकते हो आप, या फिर डेवलपिंग कंट्री भी हो सकते हो। बट क्योंकि चाइना ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज की जो क्वालिटी थी वो इंप्रूव करना स्टार्ट करी थ्रू ऐसे एम्प्लॉयमेंट और वेलफेयर वगैरह के जो पॉलिसीज थी वो सब अप्लाई करने की वजह से जो इनका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था वो बढ़ने लग गया, वो राइज होने लग गया, जिसकी वजह से चाइना वॉज नो मोर सिमिलर टू रेस्ट ऑफ डेवलपिंग वर्ल्ड, वो उनकी जितना अब सिमिलर था नहीं। ठीक है, चाइना बढ़ता गया आगे, और जो बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज थी वो वहीं की वही रह गई है जहाँ भी उनकी अपनी पाथ पे थे वो। तो इंडिया से भी बदतर हालत थी, कई लोगों का यही व्यू है कि इंडिया से भी बेकार हालत हुआ करती है चाइना की, बट उसने इतनी इंप्रूवमेंट करी कि वो कितना ज़्यादा आगे निकल गया कि अब वो डेवलप कंट्रीज़ को कम्पीट करने पे लगा हुआ है ना। तो उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तो उसने ऐसे करा। अच्छा, इकोनॉमिक राइज ऑफ चाइना जो हमारा है, इसमें थोड़े अदर फैक्टर्स भी थे, तो ये आपको पक्का याद रखना है। ठीक है, एडिशनल फैक्टर्स क्या थे जिन्होंने इस प्रोग्रेस में हेल्प करी चाइना की। तो पॉपुलेशन, अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन थी, ऑब्वियसली वो काम तो आएगी, उन्होंने काम पे लगाया सारे अपने बंदों को कि हाँ चलो तुम सारे काम करो, बाकी ताकि फ्यूचर जनरेशन जो है तुम्हारी वो इसके बेनिफिट्स रीप कर सके, तो किसी को सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब लिटरली माओ जेडोंग ने ऐसे खुला अपने लोगों को बोला था कि अभी हमको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि बाद में जो बेनिफिट्स होंगे इसके वो आपके डिसेंडेंट्स को मिलेंगे, आपको सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी। तो पॉपुलेशन का अच्छा यूज़ करा। बाकी लैंड मास, इतनी बड़ी कंट्री है, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है या थर्ड लार्जेस्ट है ना, सेकंड लार्जेस्ट है मेरे ख्याल से।
या थर्ड लार्जेस्ट होगी, बट पॉइंट ये है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज है, तो ऑब्वियसली लैंड मास इतना सारा है, उसका यूज़ करो, उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। तो इन्होंने वो करा, रिसोर्सेज थे, अब इतनी बड़ी कंट्री है तो रिसोर्स रिच तो होगी वो, इतना आपकी जोग्राफी जब इतनी वास्ट होती है तो उसमें अलग अलग वेराइटी ऑफ रिसोर्सेज होंगे, तो उस सब का आपने यूटिलाइजेशन उसका करा आपने, तो वो आपके काम आएगा। ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमी को वो बेनिफिट करेगा ना, क्योंकि फिर आप इकोनॉमी अपनी चला रहे हो, आपकी जो रीजनल लोकेशन है वही, अब आप इतनी जो आपकी ये चाइना जो कंट्री है, आपका जो रीजनल लोकेशन है, आपके पास सी के लिए एक्सेस है, आप सेंट्रल एशिया को एक्सेस कर पा रहे हो, आपके पास रशिया भी साइड में, ये रहा इंडिया आपका, ये रहा ईस्ट एशिया, आपकी इतनी बड़ी जो कंट्री है, आप क्यों ना इसको यूटिलाइज करो। यहाँ से आप सी को कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से आप दूसरे नेशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वहाँ से आप अपना सेंट्रल एशिया और रशिया से बेनिफिट कर सकते हो अपने रिलेशंस का, तो उसका यूज़ करो। और रीजनल लोकेशन में और क्या आ जाएगा कि आपकी जो लोकेशन है उसके बेसिस पे जो भी जोग्राफिक एडवांटेजेस आ रहे हैं आपको, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, या फिर कल्चर, या कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। तो रिसोर्सेज आपको सपोज करो अगर मिल रहे हैं आपकी रीजनल लोकेशन की वजह से, तो उसका फ़ायदा क्यों ना उठाओ उसका फ़ायदा, है ना। और फिर लास्ट हमारा पॉइंट तो ये जो पहले भी मेंशन करा हमारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, लीडरशिप, यहाँ की लीडरशिप ने एक्चुअली करा जो कि यूजुअली पॉलिटिशियंस को करना चाहिए, ठीक है। उन्होंने कहा कि हाँ हम डेवलपमेंट लाएंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, और हमें कुछ करना है, तो पॉलिटिकल विल था यहाँ पे, लीडरशिप थोड़ी ठीक ठाक थी, अच्छी थी, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी आगे चलती रही। अब जो हमारा ये जो हमने पहले अभी मेंशन करा था कि जो एक एग्रीकल्चर से इन्होंने जो कैपिटल एक्यूमुलेट करी थी, उसके बेसिस पे इन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्रीज़ को हम चलाएंगे, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को हम चलाएंगे, अपनी हैवी इंडस्ट्री सेक्टर को, ये तो इन्होंने डिसाइड कर लिया। बट हुआ क्या, ये जो एग्रीकल्चर वाला जो इनका इनका ये एक पॉइंट था कि हम इसको यूज़ करेंगे, दैट वाज नॉट इनफ टू जनरेट इंडस्ट्री सरप्लस। क्यों? क्योंकि अब वो अभी हम आगे पढ़ेंगे क्यों। तो इट क्रिएटेड अ पोटेंशियल ऑफ अ यूएसएसआर लाइक क्राइसिस। अभी हमने जो चैप्टर 1 में ऊपर पढ़ा था, चैप्टर 1 में, ठीक है, यहाँ पे हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि ये जो सोवियत यूनियन में कितने सारे क्राइसिस आए, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, और ये जो कॉन्सिक्वेंसेस क्यों हुए थे, क्या क्या खराबी थी सोवियत यूनियन में। तो उसकी तरह ही अभी क्या हुआ, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन चाइना में भी ऐसे दिखने लगा कि ऐसा ही सिमिलर वो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। बट चाइना ने इससे अपने आप को एक तरह से सेव कर लिया। ये हम अब पढ़ेंगे नेक्स्ट कि ये कैसे करा, ठीक है। अच्छा, ये क्राइसिस क्यों होने लगा था उस टाइम, सिचुएशन क्या हो रखी थी, आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वॉज नॉट ग्रोइंग फास्ट इनफ, जितना होना चाहिए था उतना वो बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। वो अब होना चाहिए वो इतना ग्रोथ हो, आपकी इतनी रही है, तो इट इज़ नॉट इनफ, राइट। तो सेकंड हमारा पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल। जो इंटरनेशनल ट्रेड था, अब आपने जो टाइज थे आपके जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड से जितने भी टाइज थे वो तो आपने तोड़ दिया, आपने लिंक सारे तोड़ दिए, आपने खुद को कर लिया आइसोलेट, ठीक है, आइसोलेट कर लिया ना खुद को। तो अब आप जब ग्लोबली इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे ना, आपने वो जो टेक्नोलॉजी वगैरह था इंटरनेट ग्लोबल ट्रेड में उनसे लेने का, वो भी आपने कहा हम ये नहीं करेंगे, अपने हिसाब से देख लेंगे। तो यार ये तो होना ही था ना, इंटरनेशनल ट्रेड आपका मिनिमल, बिल्कुल ही लो पे था, होना चाहिए आपका इतना, और ये आपका हुआ पड़ा बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ। तो इंटरनेशनल ट्रेड वाज मिनिमल, और फिर पर कैपिटा इनकम वाज टू लो। इवन दो सोशल वेलफेयर करा गया, इवन दो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी गई, बट इट वाज स्टिल नॉट इनफ, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी। पर कैपिटा इनकम क्या होता है कि आपकी पॉपुलेशन है, पर पर्सन के बेसिस पे हर किसी की इनकम कितनी है, ठीक है, कि एक इंसान की कितनी इनकम है। तो पर कैपिटा इनकम वॉज टू लो, इनफ नहीं था, बिल्कुल भी इनफ नहीं था। और यूएसएसआर लाइक क्राइसिस इसको हमारे यहाँ इसमें भी दिखने लग गया था चाइना में। बट ठीक है, अब हमारा आ जाता है बट यहाँ पे यूएसएसआर जैसी इन्होंने हरकत नहीं करी, जिसकी वजह से चाइना का एंड हुआ ही नहीं उस वे में जैसे यूएसएसआर का हुआ था। तो अनलाइक द यूएसएसआर, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये यूएसएसआर को करना चाहिए था, ये आपको अच्छा ये पॉइंट याद रखना होगा, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है बड़ा, कि यूएसएसआर क्यों फेल हो गया और चाइना क्यों फेल नहीं हुआ। तो चाइना क्यों फेल नहीं हुआ, बिकॉज अनलाइक यूएसएसआर, चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी हमने जैसे चैप्टर 1 में पढ़ा था, चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था कि ये सब इनका ये बड़े आइसोलेटेड रहने लग गए थे, है ना, कि हमें तो इसलिए तो ये सब जो हमारे पॉइंट्स थे ये बड़े आइसोलेटेड रहने लग गए थे कि यार हम तो, और प्रोपोगेंडा बहुत चल रहा था इनका, प्रोपोगेंडा बहुत चल रहा था कि हम तो बाहर की दुनिया में मानेंगे ही नहीं क्या हो रहा है, कुछ भी हमें इंटरेक्ट ही नहीं करना। ये तो उल्टा इसमें प्राइड लेते थे, कि प्राउड होते थे ये कि हम तो बड़े अलग हैं दुनिया से और हमें तो इंटरेक्शन करनी नहीं है बाहर की दुनिया से। तो चाइना ने ऐसा नहीं करा, इतना ईगो उसका हाई नहीं था। इन्होंने कहा कि हम अपनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन को ख़त्म करेंगे और बाकी की दुनिया से हम इंटरेक्ट करेंगे। अब ये इन्होंने कैसे करा, ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट हुआ। यूएसए के साथ 1972 में रिलेशन एस्टैब्लिश कर ली चाइना ने, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर क्या हुआ हमारा, ये ओपन डोर पॉलिसी, एक सेकंड यार, एक सेकंड, एस्टैब्लिश रिलेशन, हाँ नहीं उससे पहले ये आ जाता है हमारा फोर मॉडर्नाइजेशंस। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये फोर मॉडर्नाइजेशंस क्या है। अब यहाँ पे ये आप इनके इस टाइम के लीडर थे ये, तो ये जितने भी नाम आएंगे ना यहाँ पे, ये उस टाइम के बेसिकली लीडर्स हैं आपके, ये प्रीमियर्स कह लो या कुछ भी कह लो इनको। तो जॉन एनलाइज
फॉर मॉडर्नाइजेशन, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था 1972 में। फॉर मॉडर्नाइजेशन के इन्होंने पिलर्स कौन से दिए थे? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक, मिलिट्री। ये इन्होंने 4 सेक्टर्स रिकग्नाइज करे कि इसमें हमें ग्रोथ करनी है, इसमें हमें क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है, इसमें हमें आगे बढ़ना है। इन्होंने कहा कि दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ द फ्यूचर, और हमें अपने आप को इसके थ्रू, इसके यहाँ पे लेके जाना है। इंडिया के केस में जैसे, अब ये थोड़ा ऑफ टॉपिक है बट स्टिल मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई लोग क्यूरियस होंगे यार इंडिया ने क्यों नहीं, ये सब लोग बोलते रहते हैं कि इंडिया की हालत चाइना से बेटर थी उस टाइम पे, चाइना की हालत इतनी ख़राब थी कि वो इंडिया से भी ख़राब था, तो इंडिया क्यों नहीं कर पाया और चाइना क्यों आगे बढ़ गया? वेल, उसका रीज़न तो बहुत सारे हैं उसके रीजंस, बट वन ऑफ द मेन रीजंस इज़ कि इंडिया ने, अनलाइक चाइना, इंडिया ने अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे फोकस करा नहीं। ठीक है, इंडिया ने क्या करा, डायरेक्ट वो जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी अपनी, उससे सीधा जंप करा सर्विसेज सेक्टर में। तो ये यूपीएससी वाले बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये रीज़न था। रीजंस तो ढेर सारे थे एक्चुअली, बट ये वन ऑफ द मेन रीजंस था कि इंडिया ने अपना जो इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर था उसमें जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी वो करी नहीं, उसमें डेवलपमेंट करी नहीं, तो उसकी वजह से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका कभी डेवलप हुआ ही नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, वो कभी हुआ ही नहीं इंडिया का डेवलप। आज तक इंडिया उसी चीज़ में पीछे है, मतलब पीछे तो बहुत सारी चीज़ों में है, तो ये भी इसमें पीछे था। तो इन्होंने उस टाइम पे, चाइना ने ऑन द अदर हैंड, ये सारे फील्ड्स बड़ी जल्दी रिकग्नाइज करें, इनकी लीडरशिप समझदार थी, हमारी लीडरशिप की तरह रिलीजियस नाटक में नहीं पड़ी रहती। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमारे फील्ड्स हैं और ये हमें मॉडर्नाइज करना है, दिस इज़ द फ्यूचर। इन्होंने इसमें इन्वेस्ट करा, इसमें इन फील्ड्स को रिकग्नाइज करा, इसमें इन्होंने कहा कि हाँ, इसमें हम प्रोग्रेस करेंगे, इसमें हम मेहनत करेंगे, और सारे लग गए इसमें, तो ऑब्वियसली तो ये होना ही था। तो ये 1972 में हुआ है, ठीक है। और फिर हमारा इसके बाद आ जाता है आपका ये ओपन डोर पॉलिसी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे लीडर कौन से थे हमारे? डेंग जियापिंग्स, ठीक है, जियापिंग इनकी थी, डेंग जियापिंग्स ओपन डोर पॉलिसी। ये कब हुआ? 1978 में। अब ओपन डोर पॉलिसी क्या थी? अनाउंस इन 1978 बाय डेंग जियापिंग टू ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बेसिकली जो लाए गए वो इसके अंदर लाए गए, इसके अंडर। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जैसे आपका प्राइवेटाइजेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म ही तो हुआ ना, क्योंकि पहले आपकी बिल्कुल इकोनॉमी बंद रहती थी, अब आपने खोल दी अपनी इकोनॉमी, अपने प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री देने दी, या फिर ये जो आपने मॉडर्नाइजेशन, फॉर मॉडर्नाइजेशन रिकग्नाइज करे, ये भी एक तरह का इकोनॉमिक रिफॉर्म ही तो है। तो ये सब इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी से इन्होंने ये स्टार्ट कर दिया। ओपन डोर नाम में ही है ना कि दरवाज़ा खोल दिया, बेसिकली पहले बंद था ना, सब कुछ क्लोज था, आपकी कंट्री जो थी सारी उससे क्लोज थी बाहर के वर्ल्ड से। अब आपने वो सारे जो डोर्स थे वो सारे खोल दिए, आपने हटा दिए। अब आपकी कंट्री जो है, अब आपने रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो आप, तो आप सबके साथ इंटरेक्शन कर रहे हो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड ओपन डोर पॉलिसी। उसके बाद क्या है हमारा? पॉलिसी वॉज जनरेटिंग हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट। अच्छा, रेजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू कैपिटल एंड टेक फ्रॉम अब्रॉड। इन्होंने क्या करा? जो अपनी प्रोडक्टिविटी थी वही, जो कैपिटल और टेक्नोलॉजी बाहर से ली इन्होंने, उसको समझा इन्होंने। जो आपका वो भी एक स्टीरियोटाइप बना होता है कि चाइनीज़ कॉपी कर लेता है सब कुछ, जो भी प्रोडक्ट है वो, अब जो भी है जैसे भी इन्होंने कॉपी कर करके देखो कितना आगे बढ़ गए। उसके बाद अब तो ओरिजिनल अपना बना रहे हैं ना सामान। तो रेजिंग प्रोडक्टिविटी थ्रू कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से इन्होंने जो पहले नहीं था इनके पास, जो चीज़ पहले इनको थोड़ा सा पिछड़ा, थोड़ा सा इनके लिए डिसएडवांटेज हो रहा था, वो कि बाहर से नहीं ले पाते ना एक्सेस बेटर टेक्नोलॉजी को, क्योंकि आइसोलेटेड थे, बंद थे। अब इन्होंने वो स्टार्ट कर दिया, इन्होंने फिर अपनी प्रोडक्टिविटी रेज करनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। फिर अनलाइक द यूएसएसआर, चाइना डिड नॉट गो फॉर शॉक थेरेपी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। शॉक थेरेपी हमने कहाँ पढ़ा था? हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। चैप्टर 1 में तो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना। चैप्टर 1 में हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये पूरा अपना कॉन्सेप्ट है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स, कैसे हुआ था, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। तो शॉक थेरेपी ने बड़ा नाटक करा था, जिसकी वजह से यूएसएसआर ने बहुत ज़्यादा सफ़र करा, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ने, आई मीन पोस्ट यूएसएसआर वर्ल्ड ने। चाइना ने ये होने ही नहीं दिया अपने साथ। चाइना ने शॉक थेरेपी वाला सिस्टम कराई नहीं। शॉक थेरेपी में क्या था? एकदम से आपने बेसिकली झटका दे दिया अपने इकोनॉमिक, आपका जो स्फेयर था, आपकी इकोनॉमीज़ थी इतने सारी कंट्रीज़ की, पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ की जो इकोनॉमीज़ थी, उनको आपने एकदम से शॉक दे दिया कि अब अचानक से तुमको न्यू सिस्टम पे शिफ्ट करना है, ठीक है। टाइम ही नहीं दिया ना उनको चेंज होने के लिए या ट्रांजिशन होने के लिए, थोड़ा सा हेल्दी सिचुएशंस बनाई उनके लिए, कुछ भी नहीं दिया, सीधा शॉक दे दिया, झटका दे दिया कि अब तुमको ये न्यू वेस्टर्न मॉडल को फॉलो करना है, जो कि ऑब्वियसली वो डिसएडवांटेज होगा, वो प्रॉब्लमेटिक होगा ना, आप कैसे उसको कर पाओगे? नहीं कर पाए वो लोग, इसलिए उनके लिए गड़बड़ हो गया। चाइना ने ऐसा नहीं करा। चाइना ने क्या करा? धीरे धीरे ग्रेजुअली इन्होंने ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे इन्होंने अपना वो सिस्टम चेंज करा। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले इन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करा 1982 में, फिर इन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करा 1998 में। अब देखो कितना गैप है यहाँ पे, अपना कितना 16 साल का गैप है, 16 ईयर्स का गैप है। अगर शॉक थेरेपी हो रही होती ना, ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाती, तो वो इन्होंने करा नहीं, इन्होंने करा ग्रेजुअली, इन्होंने धीरे धीरे करा। 1982 में इन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करा, फिर उस पर उसको होने दिया, उसमें जो भी इन्होंने उसके साथ एडजस्ट करा इन्होंने कि कैसी सिचुएशन है उसके साथ एडजस्ट करा। फिर इन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेटाइज करा 98 में, और ट्रेड बैरियर्स एलिमिनेटेड बाय ओनली इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बड़ा ही अच्छा और कूल कॉन्सेप्ट है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ये
ये चाइना का अपना ये एक यूनिक इनोवेशन है कह लो आप। तो SEZs ये स्पेशली UPSC वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो SEZs क्या थे? अब आपकी कंट्री है, ठीक है, आपकी ये एक बड़ी सी कंट्री है, आपने क्या करा, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया आपने खुली छूट दे दी है। यहाँ पे आपका लॉ भी आपने लूज़ कर दिया, ठीक है, लॉ भी आपने बेसिकली वो कर दिया कि इतना मैटर नहीं करेगा लॉ आपका, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बेंड कर सकते हो आप लॉ को, बेंडिंग द लॉ, बेंडिंग द लॉ। तो ये आपका जो आपकी कंट्री है, ठीक है, आपकी कंट्री है, आपका सपोज करो ये रहा आपका सी, यहाँ पे आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, ठीक है, ये आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ है, ये आपकी दूसरी नेबरिंग कंट्रीज़ है, यहाँ पे आपका सी है। आपने क्या करा, बेस्ट लोकेशन चूज़ करी। यहाँ पे बेस्ट लोकेशन क्या हो, ये वाला कोना हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये इससे भी एक्सेस कर पा रहा है और सी को भी एक्सेस कर पा रहा है। सी को एक्सेस करेगा तो बिजनेस अच्छा होगा ना, क्योंकि पोर्ट्स वगैरह बनेंगे और फिर आप वाटर के थ्रू अपना बिजनेस कर पाओगे। तो यहाँ पे आपने ये लोकेशन बना दी, इसको आपने बोल दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोल दिया आपने इसको। अब इसमें क्या करा आपने, जो लॉ था उसको आपने थोड़ा सा खुली छूट दे दी कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉ तुम तोड़ मड़ोड़ कर सकते हो। बाकी जो आपके जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनको आपने, अब आपकी सोशलिस्ट कंट्री थी ना, तो आपके जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनको आपने पूरी कंट्री में एंट्री नहीं दी है, पूरी कंट्री में एंट्री नहीं दी है, उनको आपने इतने से एरिया में एंट्री दी है कि यहाँ पे आके तुम अपना एंटरप्राइज को सेटअप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आके तुम बिजनेस कर सकते हो, यहाँ पे आके तुम्हें पूरा फ्री एक बिजनेस करने का फ्रीडम है। यहाँ पे जो भी तुम्हें करना है, हमारे साथ डील करना है, तुम यहाँ पे आके कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से सीधे जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, आपके फॉरेन एंटरप्राइजेस है, वो सारे आएंगे इस जगह पे आएंगे, वो आएंगे। अब आपकी गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है तो वो आएंगे ना, अब वो आएंगे, इन्होंने वो आपका जो जोन है यहाँ पे, ऊपर से फिर बिजनेस मॉडल्स को इससे अच्छी चीज़ और कोई नहीं लगती जब उनको थोड़ा सा लॉ को लॉ को थोड़ा सा इरेलीवेंट बनाने के लिए फ्रीडम दी जाती है, ठीक है, कि तुम्हें जो चाहे करना है कर लो बेसिकली। तो वो ऑब्वियसली थोड़ी ऊट पटांग हरकतें करेंगे, क्राइम भी करेंगे और थोड़ा सा बेसिकली प्रॉफिट के लिए कुछ भी करेगा ना बंदा, तो प्रॉफिट कमाने के लिए अब वो थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ तो करेंगे सिस्टम को। और आप बेसिकली, आपकी गवर्नमेंट ही कह रही है कि ये लो जी, हमने बना के दे दिया आपको जगह, आप यहाँ पे लॉ को थोड़ा सा बेंड कर सकते हो। तो बिजनेसेस को तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्टिव लगेगा ही। और फिर ऊपर से आपकी इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी रिच कंट्री है आपकी, रिच मतलब कल्चरली रिच, रिसोर्स रिच है आपकी जो कंट्री है, तो इतनी बड़ी कंट्री है आपकी, तो आएंगे ही वो, तो बिजनेसेस तो आएंगे। तो इन्होंने ये ऐसे जोन्स बनाए, तो इन्होंने अपने ये कुछ लोकेशंस चूज़ करी कंट्री में, जहाँ पे इन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बना दिए कि यहाँ पे हमारे ये बिजनेसेस एक्सक्लूसिवली सिर्फ बिजनेस के लिए यहाँ पे खुला राज है, जो करना कर लो अपनी, हम सिर्फ यहाँ पे, हमारा सिर्फ एम क्या है हमारा कि प्रॉफिट, और कुछ नहीं है, प्रॉफिट, बाकी सब भाड़ में जाए। अगर ह्यूमन वायलेशन हो रहा है, आपके वर्कर्स का थोड़ा सा, आप उनका उनका वर्किंग कंडीशन वायलेट हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर आपका थोड़ा सा लॉ वायलेट हो रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा करप्शन करना पड़ रहा है कोई बात नहीं जी, आपने बस प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, आपने इकोनॉमिक राइज कराना है, चाइना का इकोनॉमिक राइज कराना है, हमको सिर्फ बिजनेस से मतलब है। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इन्होंने ऐसे कराई स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के थ्रू। अब ये इंडिया ने भी क्रिएट तो करा था कॉपी करके, बट इंडिया ने तो सीधा 500-600 इकोनॉमी ऐसे ही अपने आप ही खुद ही बोल दिया कि हाँ जी, हम बनाएंगे, हम भी बनाएंगे SEZs। और क्या करा, इंस्टेड ऑफ एक्चुअली कुछ प्रैक्टिकली तो कुछ करा नहीं, बट सीधा 500-600 अपने आप ही नाम बना दिए। 500-600 मतलब चाइना में तो थोड़े से ही करे थे उन्होंने, और यहाँ पे सीधा इंडिया में इतने सारे बना दिए। तो इसलिए अगर किसी के मन में क्वेश्चन आता है कि इंडिया ने क्या करा, तो वो ये करा और फेल हो गया इंडिया उसमें। और तो चाइना ने ऑब्वियसली ये SEZ वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े अच्छे से इंप्लीमेंट करा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, चाइनीज स्टेट प्लेड अ सेंट्रल रोल इन ऑल दिस। ये जितना भी हमारा जो प्रोसेस था ये सारा, ठीक है, और ये वाला जो प्रोसेस है जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इस सब में आपका चाइनीज स्टेट जो था, इसने सेंट्रल रोल प्ले करा कि सब कुछ हम देखेंगे। तो सारा कुछ गवर्नमेंट आपकी पूरा पूरा उसका उस पर उसका एक बेसिकली रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल है कि हम क्या करेंगे। अनलाइक USSR, इनकी गवर्नमेंट उतनी एरोगेंट नहीं हुई कि हमारा तो ईगो ही बड़ा हाई है, हमें अपने आप को, हमें रियलिटी नहीं देखनी। और अनलाइक इन्होंने वैसा भी नहीं कहा कि हम पूरा ही छोड़ देंगे, तो इन्होंने कंट्रोल रखा, बट इतनी छूट भी दे दी कि इन्होंने समझा कि हाँ, व्हाट द टाइम नीडेड, व्हाट द सिचुएशन डिमांडेड। तो इसलिए चाइनीज स्टेट ने सेंट्रल रोल प्ले करा, जिसकी वजह से हमारा ये इकोनॉमिक राइज में काफ़ी हेल्प मिली चाइनीज़ इकोनॉमी के। तो अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, न्यू पॉलिसीज लाइक प्राइवेटाइजेशन हेल्प चाइना ब्रेक इट्स इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। अब इकोनॉमिक स्टैग्नेशन क्या होता है, जब आपकी ग्रोथ हो जाती है ठप, आपकी ग्रोथ रुक के रह जाती है कि अब वो आगे बढ़ी नहीं है, ना वो इधर जा रही ना वो इधर जा रही, कुछ भी नहीं हो रहा, बस वो रुक के रह गई, उसे बोलते हैं इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। यही सेम चीज़ USSR में भी थी, यही सेम चीज़ आपके चाइना में भी आ चुकी थी, ये ढेर सारी कंट्रीज़ में होता है ऐसी चीज़। तो इनकी ग्रोथ हो गई थी रुक के, बिल्कुल ही रुक गई थी इनकी ग्रोथ। तो इन्होंने क्या करा, चाइना ने जैसे प्राइवेटाइजेशन, आपकी एक न्यू पॉलिसी हुई तो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करा, तो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करा, और फिर ये दूसरा जैसे ये SEZs को प्रमोट करा, और फिर दूसरी भी चीज़ें, ट्रेड बैरियर्स हटाए इन्होंने, जितने भी ट्रेड को लेकर रुकावटें थी वो हटाई। तो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन जो थी उसको इन्होंने ख़त्म करा और आपकी ग्रोथ होने लगी, ठीक है, ग्रोथ आपकी बढ़ने लगी। तो न्यू पॉलिसीज़, जो न्यू रिफॉर्म्स लाए थे जैसे फॉर मॉडर्नाइजेशन, उसका सबका फ़ायदा हुआ। और फिर एक्सेशन टू WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इसको, अपनी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
ठीक है। तो इसको भी चाइना ने एक्सेस दे दी और ऑब्वियसली अब ये ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका आप पार्टिसिपेट तो करोगे ना, आप इसमें पार्ट बनो। अगर आपको थोड़ी सी अपने आप को ग्लोबल प्लेयर बनाना है, आपको अपना ग्लोबल रिकग्निशन भी करना है और आपको कंट्रोल भी चाहिए ग्लोबल ट्रेड पे, तो आपको ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में तो पार्टिसिपेट करना ही होगा ना। तो वो भी करा इन्होंने 2001 में कराई। तो ये सब हमारे रीजन्स थे कि चाइना ने अपना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन कैसे ख़त्म करा, उसका एंड करा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि क्या है वो, इंडिया एंड चाइना वाले रिलेशंस। वैसे तो चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बस खत्म होने वाला है, ओके। अच्छा, उससे पहले एक और सब हेडिंग है, डीमेरिट्स ऑफ स्टैगरिंग राइज। ये जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा कि जो इतना अच्छा राइज़ हुआ है चाइना का, जो इतना तगड़ा राइज़ हुआ है, इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अभी तक तो हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुन ली ना, कैसे उसने अच्छा परफॉर्म करा और कितना एकदम से अपने आप को चेंज कर लिया। यहाँ थोड़े से डीमेरिट्स भी आपको याद रखने हैं। सो आपकी बुक में जो दिया हुआ है, राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी, फीमेल एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस आर बैड, यानी जैसे या तो वुमेन को जॉब्स मिल नहीं रहे हैं, ठीक है, जॉब्स उनको मिल नहीं रहे हैं, नो जॉब्स, या फिर जो मिल रहे हैं उनमें वर्किंग कंडीशंस बड़ी बेकार हैं, वर्किंग कंडीशंस। क्योंकि जब आपका प्रॉफिट मोटिव होता है ना, तो फिर आप ये वेलफेयर, आप जब यार मेल वर्कर्स का नहीं सोच रहे तो फीमेल वर्कर्स के लिए तो और उनके लिए बुरी सिचुएशन हो जाती है। जब आपका प्रॉफिट मोटिव होता है तो आप बस ये कहते हो कि कैसे भी एक्सप्लॉइट करके वर्कफोर्स को क्या बोलते हैं, उनको बस आप उनसे काम करवाओ। और जब ऐसा होता है तो फिर कोई वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखता है नहीं, तो पुअर वर्क कंडीशंस भी आपकी और फीमेल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस भी बैड है। फिर राइज इन इनइक्वालिटी तो राइज होनी है। जब आपका इकोनॉमिक राइज ऐसे स्टैगरिंग राइज होगा, आपके न्यू क्लासेस बनेंगी जिसमें ढेर सारे अमीर लोग होंगे, ढेर सारे गरीब लोग होंगे, पॉवर्टी बढ़ेगी। साइमल्टेनियसली जो रिच लोग हैं वो भी बढ़ेंगे, रिच क्लासेस भी है बहुत ज़्यादा जो बढ़ेंगी, ठीक है। तो इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में ऑब्वियसली राइज आएगा। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, अब ये तो प्राइस पे आपको करना ही पड़ता है। आपने इतना कुछ, अगर आपको सिर्फ अगेन प्रॉफिट मोटिव जब होता है उसको किसी की नहीं पड़ी होती, एनवायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी उसको। जब उसको इंसानों की नहीं पड़ी तो एनवायरमेंट की चिंता कहाँ से करेगा। और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन तो होगा ही जब आप इतने मास स्केल पे इंडस्ट्रियल सेक्टर को अपना प्रमोट करोगे, उसको आप खुली छूट दे रहे हो, तो वो ऑब्वियसली पॉल्यूशन फैलाएगा, एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा, जो कि हुआ है, ठीक है। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुआ है हमारा इसकी वजह से। और करप्शन ये एक फेमस चीज़ बोली जाती है कि ये जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ हैं, या ये जैसे आपका सोवियत मॉडल हो गया था, जैसे आपका सोवियत यूनियन था, या फिर चाइना में भी, ठीक है, इनकी लेगेसी एक ये है कि लोअर लेवल्स पे जो आपका मतलब पब्लिक के इन टच है, लोअर लेवल्स जो है आपके, जो पब्लिक के डायरेक्ट टच में है, वहाँ पे तो करप्शन कम होगा, ठीक है, वहाँ पे करप्शन कम होगा। बट जैसे जैसे आप हायरार्की में ऊपर बढ़ोगे, जैसे जैसे आप राइज होते जाओगे ऊपर, जैसे जैसे आप गवर्नमेंट में ऊपर बढ़ोगे, करप्शन होगा साथ में इंक्रीज, डायरेक्टली कोरिलेशन है। इसलिए ये जो कंट्रीज़ हैं, रशिया, चाइना, इनमें ये इनके लिए एक इनको डिस्क्राइब ऐसे करा जाता है, ऑफ्टन दे आर डिस्क्राइब्ड एज कि जैसे जैसे आप इनमें ऊपर लेवल्स पे जाओगे करप्शन उतना ही बढ़ता जाएगा, इसलिए वहाँ पे इतना अथॉरिटेरियनिज्म हाई है। अथॉरिटेरियनिज्म अगर याद हो, हमने पहले वाले चैप्टर्स में पढ़ा है, क्लास 11 की भी NCERT वाली क्लासेस में हमने पढ़ा है अथॉरिटेरियनिज्म। उसमें इसका मतलब क्या है कि पर्सनल फ्रीडम को जब आप छीन के रूल करते हो, गवर्न करते हो, तो उसको अथॉरिटेरियनिज्म बोलते हैं। तो इन कंट्रीज़ में अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज काफ़ी हाई हैं। वाई? बिकॉज करप्शन भी ऊपर ऊपर जाते जाते बढ़ता रहता है। तो ये हमारे डीमेरिट्स हो गए ऑफ स्टैगरिंग राइज ऑफ चाइनीज़ इकॉनमी। अब नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है इंडिया चाइना रिलेशंस, ठीक है। इसमें आपको खुद एक रीड थ्रू करना होगा और बाकी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से आपको ये इसके रिलेटेड आपको कंटेंट फ्रेम करना पड़ेगा। अब इसमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दिया है कि इंडिया एंड चाइना वर ऑलवेज सिग्निफिकेंट पावर्स, ग्रेट पावर्स थ्रू आउट हिस्ट्री, ठीक है। वो अच्छी बात है कि वर्ल्ड के GDP में काफ़ी हिस्सा था इन दोनों कंट्रीज़ का। और वो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से पहले, वेस्टर्न कोलोनियलिज्म से भी पहले, वेस्टर्न इंपीरियलिज्म से पहले इन दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी प्रेस्टीज हाई था, ठीक है। अंटिल वेस्टर्न इंपीरियलिज्म केम, जब ये हुआ तो फिर दोनों कंट्रीज़ का फॉल हो गया। तो उसके बाद से दोनों की कंट्रीज़ हमारी मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। बट इससे पहले दोनों कंट्रीज़ का काफ़ी सिग्निफिकेंस था ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, तो वो हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो जाएगा। और इतना फ्रिक्शन जो है वो इतना एग्जिस्ट करता नहीं था इंडिया चाइना रिलेशंस में पहले थ्रू आउट हिस्ट्री, ठीक है। दोनों अपने अपने काम से, इंडिया को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, चाइना को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, दोनों अपने अपने सिविलाइजेशन में लगे हुए हैं। बट वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के बाद क्या हुआ, दोनों को एक दूसरे के बारे में अवेयरनेस हुई, ठीक है। और आफ्टर दी एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म एरा, जो आपका ये कॉलोनियलिज्म वाला जो ज़माना था, ये जब ख़त्म हुआ, उसके बाद थोड़े टाइम तक वो अच्छी बातें भी हुई कि हिंदी चीनी भाई, ठीक है, ब्रोज फॉर एवर, ब्रोज फॉर लाइफ, ये सब टाइप के स्लोगन्स वगैरह दिए। बट ये ज़्यादा काम नहीं आया क्योंकि फिर ढेर सारे इश्यूज़ होने लग गए थे इंडिया चाइना के। फॉर एग्जांपल दैट दलाई लामा वाला इशू, आपकी बुक में तो मेंशन नहीं करा हुआ है वैसे, बट ये एक सिग्निफिकेंट इशू था। और फिर वॉर्स हुई हमारी कुछ, तो चाइनीज़ टेक ओवर ऑफ टिबेट इन 1950, ये एक फ्रिक्शन वाला इशू था कि टिबेट को चाइना ने हाईजैक करना
टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया था, ये हमारा एक प्रॉब्लम था। फिर हमारी सीनो इंडियन बॉर्डर पे जो क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स हुई हैं, इंडिया वर इन्वॉल्व इन अ बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इन 1962, इंडिया एंड चाइना वर involved in a border conflict in 1962 over competing territorial claims, principally अरुणाचल प्रदेश, आपका अरुणाचल वाला एरिया जो है, ठीक है, लद्दाख। अगेन ये एक्चुअली तो उससे रिलेटेड है दलाई लामा वाले इशू से, बट वो मेंशन नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, ये भी चाइना समझता है कि उसकी पुरानी वो है, क्या बोलते हैं, उसकी हिस्टोरिकल लेगेसी है ये वाले एरियाज़, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा राष्ट्र बहुत ज़्यादा चौड़ा था, तो वो अभी भी क्लेम करने पे लगा। उसको उसके हिसाब से लगता है ये सही चीज़ है। इन सारी दूसरी टेरिटरीज़ को, जैसे इंडिया की टेरिटरीज़ को क्लेम करना या इवन दूसरी जगहों की टेरिटरीज़, चाइना अपने आप हड़पने की कोशिश करता रहता है। तो उसका उनका सिविलाइजेशनल थॉट ये है कि हमें हमारी सिविलाइजेशनल रिस्पेक्ट वापस लेनी है, अपना प्रेस्टीज वापस लेना है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि हम अपनी लेगेसी वापस ले रहे हैं, तो जो उनकी लेगेसी है, चाइनीज़ लेगेसी, उनको ऐसा लगता है कि ये सारे तो हमारे एरिया थे, तो हमसे क्यों छीना इनको, इसलिए हम वापस ले रहे हैं। वो उनको मैटर नहीं करता कि आज उसी जगह के लोग, जैसे अरुणाचल के लोग तो इंडिया को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अरुणाचल के लोग अगर खुद को इंडियन बोल भी लेंगे तो भी वो चाइना उसको नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं नहीं, हम तो तुम तो हमारे ही थे। तो उसको ये इट इज़ मोर अबाउट ईगो, उनका एक नेशनलिस्टिक ईगो है, तो वो बीच में आ जाता है आपका 1962 में। फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है आपका चाइना। टू कंट्रीज़ वर डाउनग्रेडेड अंटिल 1976। 1976 के बाद थोड़ी सी हम रिलेशंस में वो देखते हैं बेटरमेंट की, थोड़ा सा अच्छा होने लगता है। देयर आफ्टर रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज began to improve slowly, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ठीक होने लगा। आफ्टर द चेंज इन चाइनाज पॉलिटिकल लीडरशिप फ्रॉम द मिड टू लेट 1970s, ठीक है, 1970s चाइनाज पॉलिसी बिकेम मोर प्रैग्मेटिक यानी प्रैक्टिकल, यानी वो प्रैक्टिकल होने लगे, वरना पहले एंड लेस आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल क्या होता है कि आप सिर्फ एक अपनी आइडियोलॉजी बना रखी है, आपने एक पर्पस पूरा करना है कि हाँ ये हमें अचीव करना है गोल, उसके लिए आप कुछ भी करते हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो ना हो, आपको बस वो अचीव करना है गोल। आइडियोलॉजिकल एस्पिरेशंस बोलेंगे उसको। बट ये इन्होंने कम कर दिया 1970s के बाद, और ये जो प्रैक्टिकल होना इन्होंने ज़्यादा स्टार्ट कर दिया कि यार हमें सबसे इंटरेक्ट करना है, तो इट वुड बी बेटर कि इंडिया से भी थोड़ा ठीक ठाक रिलेशन अपने बना के रखें। अ सीरीज ऑफ टॉक्स टू रिजॉल्व द बॉर्डर इशूज़ वर इनिशिएटेड इन 1981, और यहाँ से हमारा एक वो पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ये नेगोशिएशंस वाला, नेगोशिएशंस या फिर टॉक्स, ठीक है, या फिर मीट्स कह लो, मीटअप्स कह लो इनको। तो ये टाइप का जो ज़माना है कि जितने भी फ्रिक्शनल इश्यूज़ हो रहे हैं ना इंडिया चाइना बॉर्डर पे, उनको बात विचार करके थोड़ा सा मिल माल के, और वो सब बेसिकली मीडिएट करने की कोशिश जो होती रहती है हमेशा से। तो ये 1981 में स्टार्ट हो गया था और आज तक चलता आ रहा है, अभी भी यही होता है। सिंस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर there have been significant changes in India-China relations. Their relations now have strategic as well as an economic dimension. Economic dimension क्या, obviously अब चाइना को अपना इकोनॉमिक पावर एस्टैब्लिश करना है वर्ल्ड पे, तो वो नहीं चाहेगा कि इंडिया जैसी ह्यूज मार्केट जो है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो इंडिया जैसी ह्यूज मार्केट वो नहीं चाहेगा ना कि इसके साथ इतने ही ख़राब करे कि बिजनेस भी ना हो। तो बिजनेस तो करना है उसको, इसलिए वो इकोनॉमिक डायमेंशन में तो चाइना इंडिया के साथ अच्छा मतलब अपना बिजनेस करता है वो। फिर आपका क्या बोलते हैं, ये जो दूसरी डायमेंशन थी हमारी, their relationships are now strategic dimension क्या है, strategic dimension, ये strategic dimension मतलब आपके जो national interests हैं, ठीक है, दोनों countries के, उसके हिसाब से अब उनके कैसे एक दूसरे के साथ relations हो रहे हैं, उसको बोलते हैं strategic dimension, ठीक है। आप internationally कैसे behave कर रहे हो अपने national interests को ध्यान में रख के, तो उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डायमेंशन। तो ये एक न्यू डायमेंशन हमारी, ये दोनों डायमेंशन आ गई थी। और फिर ये राजीव गांधी वगैरह की विजिट लिखी है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। उसके बाद क्या है, अब ना आपकी बुक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये ना आपकी बुक में बहुत सारा आउटडेटेड स्टफ दिया हुआ है, पता नहीं ऐसा लगता है कितने 10 साल पहले लिखी थी ये बुक, ऐसा लगता है अपडेट करी नहीं है। तो इसमें बहुत कुछ दिया हुआ है कि अगर आप बुक के हिसाब से जाओगे इट वुड मेक इट सेम लाइक सारी रिलेशंस पॉजिटिव है, ठीक है। तो बड़ा ऑब्वियसली आउटडेटेड डाटा है इसमें आपकी बुक में, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। तो आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो तो आप अपने टीचर्स वगैरह से पूछो कि या तो आप ये बुक में जो दिया हुआ है वैसा ही आंसर लिखाओ, उसके हिसाब से लिखाओ तो भी सही है, ठीक है। या फिर वो आपके टीचर्स अगर आपको अपडेट करवा देते हैं इन्फॉर्मेशन, थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवा देते हैं आज के हिसाब से, करंट अफेयर्स के हिसाब से, तो भी सही है। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, उस टाइप के स्टूडेंट है, तो आपको तो ऑब्वियसली ऑलरेडी दूसरे सोर्सेज के थ्रू आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, ठीक है, फॉरेन रिलेशन कैसे हैं। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दी हुई हैं जिसमें एफर्ट वो हमने करे थे, ठीक है। इंडिया के जैसे न्यूक्लियर टेस्ट हैं इन 1998, वो जस्टिफाइड थे क्योंकि चाइना से थ्रेट था उसको, चाइनीज़ थ्रेट था उसको, चाइना का थ्रेट था, और चाइना पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो वाला भी थ्रेट है। फिर इनके रिलेशंस में एक वो आ जाता है चाइनीज़ सीपैक, ठीक है, तो चाइनीज़ इकोनॉमिक कॉरिडोर वो जो है हमारा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक हमारा एक्चुअली नेगेटिव है रिलेशन का, तो ये भी एक प्रॉब्लमेटिक है जो यहाँ पे इतना मेंशन है नहीं। और बॉर्डर डिस्प्यूट्स अभी भी हो रहे हैं, आपकी बुक में इस सब से रिलेटेड कुछ मेंशन्ड है नहीं ज़्यादा, इसमें बुक के हिसाब से तो ऐसे दिया हुआ है जिससे सब कुछ ही बहुत अच्छा हो रहा है और कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियसली आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन। अगर आपके टीचर से कह रहे हैं कि
ऐसा ही लिख देना, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा नॉर्मल सा आपको एक रीड थ्रू करना है, इतना कुछ दिया नहीं, वो बस लिख लेना। अगर अपडेट हो रही है इन्फॉर्मेशन तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है तो आपको ये बोलना होगा कि द रिलेशंस आर फ्रिक्शनल, ठीक है, द रिलेशंस आर फ्रिक्शनल इन रीसेंट टाइम्स, बट both countries prefer to solve their issues थ्रू बातचीत, आपकी टॉक्स, ठीक है। ये आपने बोलना है, ये है आपका ऑफिशियल आंसर, जिसको आप बोल सकते हो एक डिप्लोमेटिक टाइप आंसर कि फ्रिक्शनल हुई है हमारी रिलेशंस रिसेंट टाइम्स में, स्पेशली जैसे आपका डोकलाम इशू हो गया, ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में डोकलाम इशू हो गया, डोकलाम प्लेटू वाला इशू, या फिर आपका लद्दाख वाला इशू हो गया, या फिर वो आपका गलवान वैली वाला इशू हो गया। अब ये सारा आपकी बुक में मेंशन है नहीं, तो इस सब को आप बस बोल देना रिसेंट टाइम्स में जो फ्रिक्शंस हुए हैं आपके, रिसेंट टाइम्स में जो फ्रिक्शंस हुए हैं। अब आप नहीं भी मेंशन करना हो तो कोई बात नहीं, तो रिसेंट टाइम्स के फ्रिक्शन बोल देना इनको। और दोनों कंट्रीज़ ऑफिशियली तो यही बोलती हैं कि हम बातचीत से अपने मैटर को सॉल्व करेंगे, टॉक्स के थ्रू वी विल रिजॉल्व आर इशूज़, ठीक है। ये है ऑफिशियल आंसर, रिजॉल्व आर इशूज़। बाकी अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आपको इस पे कंटेंट लिखना या आंसर लिखना होगा, आई मीन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, एंड, ठीक है। हमारा चैप्टर नंबर जो 2 था ये ख़त्म होता है, पार्ट 3 था ये वाला। अगर आपने पार्ट 2 और 1 नहीं देखे, जिसमें हमने दूसरा ये अपना ये आसियान करा था और यूरोपियन यूनियन करा था, तो उनको जाके आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना, ठीक है। ये हमारा पार्ट 3 था, यहाँ ख़त्म हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 3। सो लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 3। ओके, बाय।